नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर स्टडी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। अभी हाल ही में चर्चा में रही घटना आई ऑफ फायर किससे संबंधित है? जो आई ऑफ फायर नाम से जो घटना हुई है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये ज्वालामुखी से, या गैस पाइपलाइन की आग से, प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो आई ऑफ फायर जो है यह घटना है जो चर्चे में रही है, किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर यह है गैस पाइपलाइन की आग से। तो जो ये आई ऑफ फायर जो है ये गैस पाइपलाइन है, जो गैस पाइपलाइन में गैस के रिसाव के कारण उससे जो आग लगी उससे संबंधित यह घटना है। यह जो घटना है यह मैक्सिको की खाड़ी में गैस पाइपलाइन में रिसाव के कारण लगी आग से संबंधित है, जो चर्चा का विषय है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो समुद्र है, समुद्र के अंदर से गैस की पाइपलाइन डली हुई है मैक्सिको की खाड़ी में से होते हुए। इस गैस की पाइपलाइन में रिसाव हुआ और इसी रिसाव से यहाँ पर गैस आग लग गई, जिसकी वजह से यह चर्चा में रहा और इसको काफ़ी मशक्क़त के बाद अब बुझा लिया गया है। तो यह जो है किस चीज़, आई ऑफ फायर नामक जो घटना है ये किससे संबंधित है? तो यह गैस पाइपलाइन में जो आग लगी और कहाँ पर है, ये मैक्सिको की खाड़ी में। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं। एएफसी महिला एशियाई कप 2022, एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, टोक्यो, भारत। तो यह किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है ये है, इसका जो सही आंसर है, यह है भारत। तो एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत, अपने देश भारत में। क्या चीज़ है ये, इसके बारे में देखते हैं। एएफसी एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा, एएफसी यानी एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। यानी कहे तो सीधी सी बात है, महिला फुटबॉल विश्व कप का जो आयोजन है यह, इसका आयोजन भारत में किया जाएगा 2022 में। भारत में यह आयोजन मुंबई और पुणे के जो स्टेडियम है उनमें किया जाएगा, मुंबई और पुणे दोनों जगहों पर। इसकी शुरुआत है, जो एएफसी की शुरुआत है 20 जनवरी 2022 से फरवरी 2022 तक चलेगी। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? स्वास्थ्य मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर किसे बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है इसके डॉक्टर हर्षवर्धन, मनसुख मंडाविया और ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर। तो जो स्वास्थ्य मंत्री ये किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह है मनसुख मंडाविया। तो भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर अब मनसुख मंडाविया हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, ये डॉक्टर हर्षवर्धन इससे पहले भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे, जो कोविड 19 के दौरान अपना अच्छा कार्य प्रदर्शन नहीं कर पाए, इस वजह से इनसे इस्तीफा ले लिया गया है। और अब जो नया मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है तो उनमें जो डॉक्टर हर्षवर्धन, इनकी जगह पर नए स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए हैं मनसुख मंडाविया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन कौन थे? ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे और अब वर्तमान में मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और अनुराग ठाकुर जो हैं, ये इन्हें खेल मंत्री बनाया गया है। मनसुख मंडाविया जो हैं ये बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी से हैं, राज्यसभा सांसद हैं ये। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एल्सा उष्णकटिबंधीय तूफान किस देश में आया है? तो एल्सा नाम से जो उष्णकटिबंधीय तूफान आया है ये किस देश में आया है? ऑप्शन है इसके कतर, जापान, क्यूबा, अमेरिका। तो यह किस देश में आया है? तो इसका जो सही आंसर यह है क्यूबा। क्यूबा में एल्सा उष्णकटिबंधीय तूफान आया है। और इस तूफान की वजह से यहाँ पर लगभग काफ़ी, इस तूफान आने की वजह से यहाँ पर निचले जो क्षेत्र हैं इसके इसमें काफ़ी बारिश हुई। और इस बारिश की, अब आपको पता है कि बारिश की वजह से यहाँ पर तूफान और बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया। और अधिक बारिश होने की वजह से उसकी जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और कुछ तूफान, कुछ बाढ़, इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो एल्सा उष्णकटिबंधीय तूफान जो आया है ये क्यूबा में आया है।
क्यूबा की बात हो रही है तो क्यूबा के बारे में जानते हैं हम। क्यूबा की जो राजधानी है ला हवाना डेल एस्टे है। क्यूबा के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है यह है मिगेल डियाज कानेल। क्यूबा की करेंसी है क्यूबाई पेसो है, जो भारत के पैसे से लगभग, यानी एक क्यूबाई पेसो लगभग भारत के 3.19 यानी कि 3 रुपये 19 पैसे के लगभग बराबर है क्यूबा की जो करेंसी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष फिर से किसे बनाया गया, यानी कि पुनः दोबारा अध्यक्ष चुने गए, ये कौन है? ऑप्शन है रीना मित्तल, सुधांशु मित्तल, जयदीप पुरी, इनमें से कोई नहीं। तो जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पुनः बनाया गया, ये किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर ये है सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल जो है एक बार पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। खो खो की बात हो रही है तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1956 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय खो खो का जो फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में आया है? तो जीका वायरस का जो पहला मामला है भारत के किस राज्य में आया है? तो इसका जो ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु एंड गोवा। तो इसका जो जीका वायरस का जो पहला मामला जो आया है ये किस में आया है? तो ये आया है, इसका जो सही आंसर है यह है केरल। तो केरल में जीका वायरस का भारत का सब पहला मामला आया है। ये दक्षिणी देशों में पाया जाता है, जैसे कि इधर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर इन देशों में ये वायरस पाया जाता है। भारत में यह पहली बार पहला मामला इसका जो आया है ये केरल में आया। आप लोगों को याद हो तो कोविड-19 का जो पहला मामला है ये भी केरल में ही आया था। केरल का एक इंजीनियर जो चीन में रहता था वहाँ से जब रिटर्न हुआ तो इसी में कोरोना, सबसे पहले कोरोना की पुष्टि भारत में तो कोविड-19 का जो पहला मामला जो आया वो अभी केरल से में ही आया। और अब ये जीका वायरस का जो पहला मामला भारत में पहली बार जो केरल राज्य में आया है। केरल राज्य ने कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए कार्मी रोबोट नामक सेवा की शुरुआत की है। केरल की बात हो रही है तो आपको पता हो जैसे कि केरल भारत का एक दक्षिणी राज्य है जो भारत के भारत के पश्चिमी घाट से लगा हुआ है। केरल का जो मालाबार तट है, इस मालाबार तट पर जो मानसून है सबसे पहले दस्तक देता है। लगभग 1 जून को मानसून केरल पर आ जाता है। और जो केरल का जो मालाबार तट है ये भी एक चीज़ में हम विश्व में धनी हैं सबसे। जो आपने देखो जो यूरेनियम, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, यूरेनियम के साथ जो पदार्थ मिलाया जाता है जिसे हम थोरियम है, जो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे मालाबार का पूरा तट भरा हुआ है। तो विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन करने वाला देश भारत ही है, जो केरल के मालाबार तट पर पाया जाता है। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इटली में भारतीय वैज्ञानिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इटली में जो भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया, ये किसने किया? ऑप्शन है एम नरवणे यानी मतलब मनोज मुकुंद नरवणे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह। तो यह किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया एम नरवणे यानी मनोज मुकुंद नरवणे, जो इस समय भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इन्हें तो आप जानते हो प्रधानमंत्री। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। राजनाथ सिंह इस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री हैं। तो ये युद्ध स्मारक क्या है जिसका जो उद्घाटन किया है? तो अभी आपको बता दें करंट में अभी हाल ही में एम नरवणे, जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, यह इस समय इटली के दौरे पर है। इस समय ये इटली में है। और आपने देखा होगा कि जैसे कि किसी भी देश का कोई भी नेता, राजनयिक, कोई भी अगर किसी देश में जाता है तो वहाँ पर जाने का मकसद होता है दोनों देशों के मध्य रिश्तों को और अच्छा मजबूत करना। और इसी संबंध में वहाँ जहाँ पर जाते हैं तो हर देश वाला वहाँ पर उनके स्वागत में किसी न किसी चीज़ का उनसे रिलेटेड या उनसे देश के रिलेटेड
या उनकी संस्कृति से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा कार्य या कोई ना कोई ऐसा उद्घाटन जरूर करता है जिससे कि दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत किया जा सके। तो इस समय जो हमारे भारतीय थल सेना प्रमुख हैं एम नरवणे, ये इटली यात्रा पर हैं और इटली में इन्हीं ने युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। अब ये क्यों किया गया और आखिर इसका मकसद क्या है? तो जो युद्ध स्मारक है, जैसे कि आपको याद ही होगा, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, कब से कब तक हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध ये 1940 से 1944 तक हुआ था। उस समय पे जैसे कि आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ थोड़ा धोखा किया था। अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा था कि यदि आप इस युद्ध में हमारा साथ दोगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। और इसी की वजह से गांधी जी ने भारतीय युवाओं को इसमें इनकी सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने हर जगह जगह जाकर युवाओं को सेना में, अंग्रेजी सेना में शामिल करवाया और मतलब युवाओं को समझाया कि मतलब युद्ध में वो अंग्रेज़ों का सहयोग करें। इसी वजह से गांधी जी को जब युद्ध समाप्त हो गया और अंग्रेज़ों ने अपना किया हुआ वादा पूर्ण नहीं किया, तो इसीलिए लोगों ने गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा था, यानी कि एक दलाल कहा था जो अंग्रेज़ों के लिए काम किया था। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने जो इटली के जो साथ युद्ध में साथ दिया था, तो इसी को याद करते हुए उन शहीद वीरों के सम्मान में यह युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है, जो भारत के थल सेना प्रमुख इस समय एम नरवणे ने किया है। तो यही है युद्ध स्मारक, भारतीय सैनिकों की याद में, वीर सैनिकों की याद में ये इसका उद्घाटन किया गया है। इटली, अब ये कहाँ है? इटली में कैसिनो सिटी में इंडियन आर्मी मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। 8वां प्रश्न देखते हैं, बोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन है इसके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो बोल्ड प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह है राजस्थान। तो जो राजस्थान, यानी कि ऑप्शन तीसरा सही है। तो जो राजस्थान सरकार के द्वारा बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया, अब आखिर ये बोल्ड प्रोजेक्ट है क्या? तो बोल्ड की इंग्लिश बनती है BOLD। इसका मीन्स है बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। तो यही है इसका बोल्ड का फुल फॉर्म। अब इसमें किया क्या जाएगा, क्या चीज़ है ये? तो बम्बू तो बांस समझ ही गए नाम से, तो अब इसके बारे में हम जानते हैं। इसके तहत राजस्थान में जो आदिवासी इलाके हैं उनमें 5000 बांस की जो विशेष प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। अब जब ये लगाए जाएंगे बांस, तो इससे क्या है, खादी ग्रामोद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर आदिवासियों को इससे रोजगार मिलेगा और उनका भी जीवन स्तर सुधरेगा। और जो खादी ग्रामोद्योग है उसमें रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ के रूप में इसकी अधिकता बढ़ेगी। तो इसी के लिए ये बोल्ड नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिससे आदिवासी खादी ग्रामोद्योग से संबंधित वस्तु बनाकर आय अर्जित कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो यही है बोल्ड प्रोजेक्ट जो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जो विशेष प्रजातियां हैं वहाँ पर उनकी 5000 पौधे लगाए जाएंगे। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अमेजन इंडिया ने भारत में डिजिटल केंद्र बनाने की घोषणा की है। तो यह भारत के किस शहर में बनाया जाएगा? तो डिजिटल केंद्र बनाने की शुरुआत की है किसने की है? अमेजन इंडिया ने। तो जो अमेजन इंडिया है इसके द्वारा शुरू की, इसका जो ऑप्शन है अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे। तो यह किस शहर में बनाया जाएगा डिजिटल केंद्र अमेजन इंडिया के द्वारा? तो ये इसका जो सही आंसर है सूरत। अब सूरत कहाँ पड़ता है? तो सूरत जो है ये गुजरात की एक सिटी है, जो गुजरात की सिटी है। यहाँ पर टेक्सटाइल मार्केट के लिए यह प्रसिद्ध है सूरत। अब गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात के बारे में, तो गुजरात के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये हैं आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये विजय रूपाणी हैं। गुजरात के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। गुजरात के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ। गुजरात भारत का एक सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा वाला राज्य है। यानी गुजरात की जो समुद्री सीमा है, जो तटरेखा है, भारत का सबसे बड़ी तटरेखा सीमा वाला जो राज्य है यह है गुजरात। गुजरात का जो बंदरगाह है कांडला, गुजरात का बंदरगाह है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में
भारत में किस ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग को बंद कर दिया गया है? तो जैसे कौन सी ई कॉमर्स कंपनी, आजकल हम जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कितनी सारी कंपनियां, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरह से जो इन्हें ई कॉमर्स कंपनी कहा जाता है, इनके द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग बंद कर दिया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत में प्लास्टिक मुक्त अभियान चल रहा है, जिसके जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक से तात्पर्य है जैसे कि हम मार्केट गए और मार्केट से कोई भी सामान लेते हैं तो पॉलीथीन में लेकर आते हैं और उस पॉलीथीन को लाके हम सामान को घर पर रखने के बाद उस पॉलीथीन को फेंक देते हैं। यही है सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी कि जिसका एक बार उपयोग करने के बाद जिसे हम फेंक देते हैं। तो इसी सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की पहल भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो इसी अभियान के तहत भारत में पहली बार जो ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा प्लास्टिक की पैकेजिंग को बंद कर दिया, यानी अब इसके जो प्रोडक्ट आएंगे ये प्लास्टिक की पैकेजिंग के साथ नहीं आएंगे। इसके साथ ही ये ऐसी पैकेजिंग की जाएगी जो पर्यावरण के अनुकूल हो, यानी कि जिसे रिसाइकल किया जा सके, तो ऐसी पैकेजिंग आएगी। तो यह कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसके द्वारा इस प्लास्टिक पैकेजिंग को बंद किया गया है? तो इसके ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, यह सभी। तो ये किसके द्वारा बंद किया गया है? तो ये जो बंद किया गया है इसका जो सही आंसर है यह है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के द्वारा फ्लिपकार्ट के द्वारा ही यह प्लास्टिक पैकेजिंग को बंद कर दिया गया। अब ये फ्लिपकार्ट जो अमेरिका की जो वॉलमार्ट कंपनी है, ये इसके ही स्वामित्व वाली कंपनी है, यानी कि ये इसी के अंडर में है फ्लिपकार्ट इस समय। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।